गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अचीव ड्रीम। और आज है हमारी समाज की सेकंड क्लास। बच्चों, कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अ, बच्चों कल वाली क्लास में मैंने आपको समास पढ़ाया था और उसके भेद बताए थे कितने होते हैं। और समास का पहला प्रकार बताया था अव्यय भाव समास, और वो मैंने अच्छी तरह से आपको क्लियर भी कर दिया था। बच्चों, आज हम क्लास 2 में उसका सेकंड भेद पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। तो बच्चों, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे दोनों ही पद प्रधान होते हैं बच्चों द्वंद्व समास में। तो मैंने द्वंद्व समास के जितने भी नियम हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं, अभी और लिखवाऊंगी। और मैं एक एक करके इन नियमों को आपको पढ़ाती हूँ, और इन नियमों के द्वारा ही हम द्वंद्व समास को पहचानेंगे कि द्वंद्व समास कैसे पहचाना जाता है। बच्चों, तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे, ये देखिए, यह प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान समास है। मतलब बच्चों कि क्या है, कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, देखो, माता पिता, हमने ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया माता पिता। तो इसमें माता और पिता ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद बच्चों, द्वितीय पद। ठीक है बच्चों, तो ये माता और पिता ये प्रथम पद है हमारा, और ये द्वितीय पद है। तो इसमें क्या है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही पद बच्चों प्रधान है। दोनों ही पदों का समान महत्व है, इसलिए इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पदों का महत्व समान होता है, इसलिए ये द्वंद्व समास में क्या होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया द्वंद्व समास को। और सेकंड पॉइंट बच्चों आप समझिए, दो शब्दों के बीच में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता द्वंद्वता होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो शब्दों के बीच में इसमें क्या है, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होता है। तो वहां पर भी हमारा द्वंद्व समास होता है बच्चों। तो प्रतियोगिता, जैसे दो समान महत्व वाले पदों में यदि प्रतियोगिता प्रतिद्वंद्विता हो, उनमें कंपटीशन हो, तो वहां भी हमारा क्या होता है बच्चों, द्वंद्व समास होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, राम रावण, राम और रावण। तो राम और रावण दोनों का समान महत्व है, दोनों की समान वैल्यू है। नहीं, राम और रावण दोनों की समान वैल्यू है बच्चों। और इनमें क्या है, प्रतियोगिता भी है दोनों में, प्रतिस्पर्धा भी है, प्रतिद्वंद्वता भी है इन दोनों में, राम और रावण में। तो ऐसे ही कृष्ण और कंस दोनों की पदों की समान महत्व है, दोनों पद प्रधान है। और दोनों में क्या है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया बच्चों। थर्ड पॉइंट है हमारा, तो जिसमें इसमें सेकंड पॉइंट में आप और भी एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। जैसे हमारा हो गया भीम और दुर्योधन, ये इसमें भी कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। और या फिर कर्ण और अर्जुन, इनमें भी दोनों पद समान है, कर्ण भी की भी उतनी ही वैल्यू है, अर्जुन की भी उतनी वैल्यू है, और दोनों में क्या है, प्रतिद्वंद्वता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, विलोम शब्द भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द हमारे जो अपोजिट वर्ड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड जो होते हैं हमारे, वो भी द्वंद्व समास के बच्चों उदाहरण होते हैं। तो देखिए बच्चों, जय पराजय, ये दोनों ही क्या है, जय पराजय अपोजिट वर्ड है, जय और पराजय। लाभ और हानि, सुख और दुख, तो ये हमारे क्या है, विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द वाले जो पद होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और बच्चों ये जो हो गया हमारा जय पराजय, ये पूरा शब्द हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समासिक पद। ठीक है, या समस्त पद इसे हम बोलते हैं। जैसे इसमें राम रावण में हमारा ये क्या हो गया, समासिक पद या समस्त पद। ठीक है बच्चों, तो ये जो होते हैं हमारे, इनको हम समासिक पद या समस्त पद भी हम बोलते हैं। तो ये मैं आपको समझा रही थी। हमारे जहाँ पे भी विलोम शब्द पाए जाएंगे योजक चिन्ह के साथ, वहां पे हमारा क्या होगा बच्चों, द्वंद्व समास होगा। पर भी हमारे जहां पर भी बच्चों हमारे प्रतियोगिता वाले
शब्द पद पाए जाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह तो आप जानते ही हो, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, हाइफन कहते हैं। योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द भी, देखिए बच्चों फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द भी द्वंद्व समास होते हैं। तो ये मैंने आपको कल मैं अव्यय पढ़ा रही थी, जब मैं तुमको पढ़ा रही थी अव्यय भाव समास, तब मैंने उस टाइम पे बताया था कि योजक चिन्ह अगर जिन शब्दों के बीच में लगा हो लेकिन अगर वो विकारी हो तो हमारा द्वंद्व समास होता है, और अगर योजक चिन्ह वाले शब्द ऐसे आ जाएं जो हमारे अविकारी होते हैं तो वो हमारा अव्यय भाव समास होता है। तो देखिए बच्चों, इन्होंने फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द भी द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, योजक चिन्ह हमारे यहाँ पे लग रहा है। देखिए अपना अपना, काला काला, माता पिता। तो देखिए सभी के बीच ये क्या लग रहा है, योजक चिन्ह। ये जो चिन्ह हमारा होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है हमारा बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये द्वंद्व समास में आता है, लेकिन सिर्फ ये द्वंद्व समास में ही नहीं आता, ये अव्यय भाव समास में भी आता है। पर अगर वहां पे विकारी अविकारी शब्द होंगे तो वहां पे हमारा अव्यय भाव समास आंसर होगा। लेकिन अगर योजक चिन्ह विकारी शब्दों के बीच में आ जाए बच्चों, तो वहां पे हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और मैंने आपको बता दिया था विकारी और अविकारी का मतलब क्या होता है बच्चों। विकारी का मतलब ये होता है बच्चों कि जिन शब्दों को हम वचनों में बदल सकते हैं, जैसे जिसका एक वचन बहुवचन बना देते हैं, और जिन शब्दों को हम लिंग में बदल दे, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर देते हैं, काल कारक में बदल देते हैं, उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। और इसी के अपोजिट बच्चों, जिन शब्दों को हम एक वचन बहुवचन में ना बदल पाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ना बदल पाए, जिन पर समय का कोई प्रभाव ना पड़े, जिनका पे कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे मैंने अव्यय भाव समास में बताया था, यथा, भर, आ, आजीवन में आ, यथा संभव में यथा, भर पेट में भर, उपवन में उप। तो ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इनका किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम अगर एक सेंटेंस बोलते हैं आजीवन, विकारी शब्द का मैं सॉरी अविकारी का मैं बता रही हूँ, आजीवन जो है उस इस ये हमारा विकारी शब्द है आजीवन। तो अगर मैं ये बोल दूं, चलो हम इसे स्त्रीलिंग में यूज कर लेते हैं कि सीता ने आजीवन काम किया, और हम इसे ये बोल दें राम ने आजीवन काम किया, तो हम या तो लड़की की फॉर्म में उस सेंटेंस को बोले या पुल्लिंग फॉर्म में उस सेंटेंस को बोले, फिर भी हमारा आजीवन जो है आजीवन ही है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा उस शब्द को। तो उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द बच्चों हम बोलते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको क्या पढ़ाया था, हमने ये पढ़ा था कि योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द भी द्वंद्व समास होते हैं। तो देखिए ये अपना क्या है, हमारा विकारी शब्द है, अपनों का क्या हो जाएगा, अपने हो जाएगा। इसका बहुवचन भी हो जाता है, अपना होता है, अपने होता है ये विकारी। काला है तो इसके काले हो जाएगा, ठीक है, इसका भी जो है वचन हमारा बदल जाएगा। ठीक है, माता का माताएं हो जाता है, तो हमारा एक वचन बहुवचन में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट था बच्चों हमारा, यदि विकारी शब्द की आवर्ती हो। जो हमारे विकारी शब्द होते हैं, अभी जो मैंने आपको समझाया विकारी, वो जो शब्द होते हैं अगर उनका रिपीटेशन हो, आवर्ती हो, तो वहां पर भी द्वंद्व समास होता है बच्चों। और ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, आपको याद हो तो हमने अव्यय भाव समास में पढ़ा था कि अगर रिपीटेशन वर्ड वालों के शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए तो वो अविकारी अगर हो शब्द तो वो हमारे अव्यय भाव समास के होते हैं। लेकिन अगर योजक चिन्ह के साथ हमारे रिपीटेड वर्ड आए, ठीक है, एक ही शब्द की आवर्ती बार बार आए, तो बच्चों वो हमारे क्या होते हैं, वो द्वंद्व समास हमारे होते हैं। तो देखिए ये हमारा लास्ट लास्ट तो नहीं है बच्चों, द्वंद्व समास के और भी एग्जाम्पल है। तो फिफ्थ पॉइंट आप पढ़ लीजिए इसका, द्वंद्व समास का, यदि विकारी शब्द की आवर्ती हो तो द्वंद्व समास होगा। देखिए दिन दिन, ठीक है, इनका क्या है, दिन का क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, दिन दिन, रात रात, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, दिन दिन योजक चिन्ह, रात रात योजक चिन्ह, हरा हरा योजक चिन्ह, लिख लिख योजक चिन्ह। तो ये सारे शब्द बच्चों हमारे क्या है, ये विकारी हैं। अब दिन को आप देख लो, दिन हमारा ये एक वचन है और इसको हम बहुवचन भी बना सकते हैं,
दिनों भी हो जाता है, रात का रातें भी हो जाता है, हरा का हरे भी हो जाता है, लिख का लिखो भी हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब हम इनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों इतने पॉइंट आपकी समझ में आ गए कि द्वंद्व समास में क्या होता है। द्वंद्व समास में पहली बात तो ये कि जित 2, 3, 4, 5 ये जितने भी रूल हैं, इनमें जितने भी ये शब्द हैं, इनमें दोनों शब्दों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में ही जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, उनमें जो एग्जाम्पल हमारा समस्त पद जो दे रखा है, उसमें दोनों पदों की क्या होगी बच्चों, समानता होगी। दोनों पद ही प्रधान होंगे, उत्तर पद भी प्रधान होगा, पूर्व पद भी उसमें प्रधान होगा। ठीक है। और दूसरा हमने यही पढ़ा था कि अगर दोनों शब्दों के बीच अगर कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, तो हमारा द्वंद्व समास होगा। तो और इसमें क्या पढ़ा था हमने बच्चों कि अगर दोनों शब्दों विलोम शब्द में हो, दोनों शब्द जो है विलोम शब्द में हो योजक चिन्ह के साथ, तो हमारा द्वंद्व समास होगा। और अगर योजक चिन्ह हमारा विकारी शब्दों के बीच में आए, तो भी हमारा द्वंद्व समास होगा। और अगर विकारी शब्दों की आवर्ती हो और योजक चिन्ह हो, तो भी हमारा क्या होगा बच्चों, द्वंद्व समास होगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए बच्चों। हमारा 6 पॉइंट ये है द्वंद्व समास का, यदि सार्थक व निरार्थक शब्द युग्म हो तो द्वंद्व समास होगा बच्चों। यदि सार्थक व निरार्थक शब्द युग्म हो तो बच्चों द्वंद्व समास होगा। जैसे अब ये देखिए, सार्थक ये है शब्द, निरार्थक ये है। इस धागा वागा जो हमारा ये है शब्द, तो धागा वागा जो शब्द है हमारे, तो धागा हमारा मीनिंगफुल एक वर्ड है, लेकिन वागा क्या होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। तो बच्चों ये सार्थक निरार्थक शब्दों के बीच जो युग्म होता है, वहां भी हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। या हम इसे कह सकते हैं अर्ध आवर्ती। धागा वागा, देखिए तो यहाँ ध की जगह बस यहाँ वा का चेंज हो गया है, बाकी सेम है, तो इन्हें हम अर्ध आवर्ती भी बोलते हैं। धागा वागा, कपड़ा वपड़ा, चाय वाय, तो इनको क्या बोलते हैं, हम अर्ध आवर्ती वाले शब्द भी बच्चों बोलते हैं। या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, सार्थक निरार्थक शब्दों का युग्म भी हम इनको बोलेंगे बच्चों। तो जहाँ पे इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे चाय वाय हाइपन के साथ बच्चों, कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी, ये सब देखने के लिए मिलेंगे, तो वहां पे हमारा क्या होगा बच्चों, द्वंद्व समास होगा। हमारा 7 पॉइंट बच्चों ये है, यदि शब्दों के माध्य संबंध प्रदर्शित हो, तो अगर शब्दों के बीच में संबंध हमें दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल में, अगर हमें एग्जाम्पल दे दिया है और उस एग्जाम्पल में हमें संबंध दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, शब्दों के बीच संबंध दे रखा है, तो वहां पे हमारा बच्चों क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे राम लक्ष्मण, अब इसको अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। राम लक्ष्मण, गुरु शिष्य, भाई बहन, तो इनमें क्या है बच्चों, सबके बीच संबंध है। राम लक्ष्मण, गुरु शिष्य, भाई बहन और लव कुश के बीच में बच्चों संबंध है। तो यहाँ मैंने जानबूझ के हाइपन नहीं लगाया बच्चों, योजक चिन्ह मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि द्वंद्व समास के हर एग्जाम्पल में आपको योजक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। लेकिन हमारा ये लव कुश इस नियम को फॉलो कर रहा है कि संबंध प्रदर्शित हो रहा है हमारा लव और कुश में, तो इसलिए जहाँ शब्द में संबंध प्रकट हो बच्चों, तो वहां हमारा द्वंद्व समास होता है बच्चों। 8 पॉइंट हमारा ये था, जहाँ 3 शब्दों का योग हो वहां द्वंद्व समास होता है। 3 शब्दों का योग ये रहा, देखो कपड़ा वपड़ा मकान, आन बान शान, तो ये हमारे क्या है, 3 शब्दों के योग है, तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है। तो और मैंने इस समास की डेफिनेशन में आपको बताया भी था कि जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होता है वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है। तो बच्चों जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होगा, 3 शब्दों का योग होगा, तो वो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब देखिए हमारा 9 पॉइंट, यदि 2 शब्दों के बीच में समास विग्रह करते समय और वे या अथवा च ये शब्द आते हैं, ये यहाँ तक कि सारे शब्द अगर आते हैं, तो बच्चों हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे हम ये माता और पिता लिख रहा है, तो हम क्या लिखते हैं द्वंद्व समास में, इसको ऐसे भी लिखते हैं, माता और पिता, माता और योजक चिन्ह लगा के हमने पिता लिख दिया। इस तरह हम लिख सकते हैं द्वंद्व समास में माता पिता को। लेकिन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, योजक चिन्ह की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माता और
पिता। योजक चिन्ह की जगह बच्चों हमने क्या लगा दिया, माता और पिता। तो अगर माता और पिता आ जाए तो भी हमारा द्वंद्व समास होगा, और अगर योजक चिन्ह बीच में आ जाए तो भी हमारा द्वंद्व समास होगा। जैसे कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा को भी हम ऐसे ही लिख सकते थे बच्चों, कृष्ण और सुदामा, इस तरह से हम लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वे भी लगा सकते हैं, और वे या अथवा च, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन बस लिखने का ढंग अलग है इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कृष्ण व सुदामा, रणवीर या रणधीर, तो इस तरह से जब शब्द आए समास विग्रह करते समय तो हम ये शब्द लगाएंगे। ये आता है ना कभी कभी, तो वो हमें समासिक पद दे देता है और क्वेश्चन करता है कि इसका समास विग्रह करिए। तो जब हम समास विग्रह करेंगे द्वंद्व समास में, तो हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, और वे या अथवा च, ठीक है बच्चों, क्योंकि इन सब का मतलब ही ये होता है, योजक चिन्ह को हटा के यही सब सारे शब्द लिखे जाते हैं बच्चों। तो ये हमारे 9 रूल हो गए द्वंद्व समास के। एक लास्ट रूल रह रहा है हमारा द्वंद्व समास का, वो आपको द्वंद्व समास में और द्विगु समास में डिफरेंस बताएगा कि क्या डिफरेंस हम करेंगे उस एग्जाम्पल के द्वारा द्वंद्व और द्विगु समास में, ठीक है बच्चों। हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि जहाँ सार्थक और निरार्थक शब्द हों, धागा वागा चाहे वाय, वहां द्वंद्व समास होगा। जहाँ सब जहाँ शब्दों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो वहां भी द्वंद्व समास होगा। जहाँ 3 शब्दों का योग हो वहां भी द्वंद्व समास होगा। और जहाँ समास विग्रह करते समय हम योजक चिन्ह की जगह और, वे, या, च अथवा ऐसे शब्द हम लगा दें तो वो भी हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा बच्चों। जैसे यही क्वेश्चन आ जाए कि माता पिता का समास विग्रह करिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि माता पिता का समास विग्रह करिए, तो हम इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, माता और पिता, तो यही हमारा समास विग्रह हो जाएगा। चलिए अब हम इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, लास्ट रूल हमारा द्वंद्व समास का था, 10 वाला जो रूल मैं बता रही हूँ वो है संख्यावाची से रिलेटेड। तो हम ये जानते हैं कि संख्यावाची अगर शब्द किसी में आए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो द्विगु समास हम हमेशा लगा देते हैं। हमने आज तक यही पढ़ रखा है कि अगर संख्यावाची आए तो वो द्विगु समास होगा, पर वो आधी अधूरी जानकारी है बच्चों। जो थोड़ा बहुत पढ़ के समास की तैयारी कर लेते हैं तो उनको ये लगता है, उनके ज्ञान में अभी तक यही बात है कि संख्यावाची शब्द द्विगु समास होते हैं, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। संख्यावाची शब्द जो होते हैं वो द्वंद्व समास भी होते हैं, लेकिन कंडीशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होती है, जो मैंने यहाँ पे 10 रूल में लिख दिया है। तो बच्चों, संख्यावाची शब्द जो है द्वंद्व समास भी होते हैं, जो मैंने यहाँ पे 10th रूल में आपको बताया है। ये आप देखो कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यदि पूर्ण दहाई या सैकड़ा की संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। मतलब आप बच्चे समझे कि यदि देखिए, अगर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आए, या फिर आए हमारी 11 से लेकर 19 तक, देखिए बच्चों, इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर 1 से लेकर 10 तक गिनती आए, या 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, 100, 200, 300, ये जितनी भी संख्याएं आए, या 1 से लेकर 10 तक संख्याएं आए, या संख्या हो हमारी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 2000, 3000, ऐसी कोई संख्याएं बच्चों आए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा, वहां पे हमारा द्विगु समास होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर संख्या हो हमारी 11 से लेके 19 तक, 21 से लेके 29, 31 से लेके 39, 41 से लेके 49, 51 से लेके 59,
61 से लेके 69, 71 से लेके 79, 81 से लेके 89, 91 से लेके 99। अगर हमारी ये सारी संख्याएं होती हैं बच्चों, ये सारी संख्याएं हमसे एग्जाम्पल में पूछी जाएं तो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों, यही डिफरेंस होता है द्विगु समास में और द्वंद्व समास में, जहाँ पे पूर्ण, दहाई या सैकड़ा या 1 से 10 तक की काउंटिंग, अगर काउंटिंग वाला शब्द अगर देखे हमसे पूछ रहा है एग्जाम्पल में, तो वो हमारा द्विगु समास होगा। और अगर इन सब को पूछ रहा है हमारा एग्जाम्पल में, तो वो हमारा द्वंद्व समास होगा। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से पूछता है। देखिए बच्चों, जैसे 11 है, ठीक है, ये हमारा 11 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 और 1, ठीक है। 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 और 1, ये देखिए, ये और हम द्विगु समास में यूज कर सकते हैं, ठीक, सॉरी, द्वंद्व समास में, और जो है हम द्वंद्व समास में यूज कर सकते हैं। हम पिछला नियम पढ़ चुके हैं कि समास, द्वंद्व समास का समास विग्रह करते समय हम और का प्रयोग भी इसकी जगह लगा सकते हैं, इसकी जगह, ठीक है। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 और 11। तो 10 और, इस तरह से हमसे क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 11 में कौन सा समास है, तो हम क्या लिखेंगे कि 11 में द्वंद्व समास है। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि 10 और 11 में कौन सा समास है, तो सॉरी 10 और 1 में कौन सा समास है, तो 10 और 1 क्या हो गया? 11 हो गया। तो हमारे इसमें भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब ये भी पूछ सकता है कि 25 में कौन सा समास है, तो 25 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 और 5, ठीक है बच्चों, 20 और 5, इस तरह से हम 25 को लिख सकते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो 25 दे रखा है, संख्यावाची शब्द है, लेकिन ये संख्यावाची शब्द नहीं, संख्यावाची शब्द तो है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है, ये द्वंद्व समास है। ठीक है बच्चों, तो 25 को हम लिख सकते हैं 20 और 5। और मैंने बताया था कि 25 जो होता है वो हमारा द्वंद्व समास में होता है। 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 और 5। वैसे भी ये और देखकर भी हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ पे द्वंद्व समास है, जब इसका हमने 55 का हमने समास विग्रह कर दिया है, 25 का हमने समास विग्रह कर दिया है। और वैसे भी अभी जो मैंने तुमको ये रूल बताया उसके अकॉर्डिंग भी देखिए, यहाँ पे 25 नहीं है, ठीक है, 25 हमारा द्वंद्व समास है। यहाँ पे 55 भी नहीं होगा, देखिए 55 हमारा क्या है? द्वंद्व समास है, क्योंकि मैंने लिखवाया है 1 से 10 तक, और ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो पूर्ण दहाई संख्याएं होती हैं, इनमें क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास नहीं होता, द्विगु समास होता है। देखिए, दहाई या सैकड़ा की संख्या को छोड़कर, यहाँ ध्यान दो मैंने क्या लिखा है? छोड़कर बाकी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ इस रूल को, कि अगर संख्यावाची जो शब्द आते हैं, किसी एग्जाम्पल में कोई संख्यावाची शब्द दे दिया, तो वो द्विगु समास भी हो सकता है, वो द्वंद्व समास भी हो सकता है। लेकिन द्विगु समास वो कब होगा? जब वो पूर्ण दहाई तब होगा जब 1 से 10 तक की गिनती दे रखी होंगी, या ऐसी 20, 30, 50, 60, 70 पूर्ण दहाई या सैकड़ा वाली संख्या दे रखी होगी, तो हमारा वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। और अगर इस तरह से नहीं दे रखा होगा, इन संख्याओं को छोड़कर बाकी कोई और संख्या दे रखी होगी, तो हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। 1 से 10 तक और इन पूर्ण दहाई सैकड़ा की संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या आ जाए वो हमारा द्वंद्व समास होगा। तो अब द्वंद्व समास के सारे रूल खत्म हो गए हैं, तो आपको द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं द्वंद्व समास के, जिससे आपको क्लियर हो जाए द्वंद्व समास के बारे में और अच्छे से। जैसे देखिए भाई बहन, भाई बहन में क्या है? द्वंद्व समास है। गंगा यमुना, दाल भात, अचार विचार, दाल रोटी, हष्ट पुष्ट, ऊंच नीच, ठंडा गरम, पंच विशंति, शीतोष्ण, राधा कृष्ण, माता पिता। तो इनमें क्या है? हमारे सब में द्वंद्व समास है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए पंच
विशति। देखिए बच्चे, पंचविंशति, तो इसको आप कैसे लिखोगे? पंच और देखिए, पहले आप समझ लीजिए, पंचविंशति का मतलब होता है 25। पंचविंशति का मतलब होता है 25, ठीक है, पंचविंशति। तो और इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? 20 और 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम। पंचविंशति मतलब 25 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 और 5। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि 20 और 5, 25 में क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है बच्चों, ठीक है। अभी ये क्या है? ये है हमारा समस्त पद, ये है हमारा क्या है? समास या समस्त पद, ठीक है बच्चों। और ये क्या है हमारा? ये हमने किस फॉर्म में लिखा है? ये है समास विग्रह, समास विग्रह। ये क्या है हमारा? समास विग्रह। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि समास विग्रह दे देगा 20 और 25, ये इसने समास विग्रह टाइप में दे दिया कि इसमें बताओ कौन सा समास है। कभी कभी समस्त पद भी दे देता है कि इसमें बताओ कौन सा समास है। कभी कभी क्या होता है? समस्त पद दे देता है और समास विग्रह पूछ लेता है कि इसका समास विग्रह बताओ क्या है। सभी समासों में क्या होता है कि समास विग्रह भी वो पूछ लेता है कि क्या है इसका समास विग्रह, ठीक है। अब अगर द्विगु द्विगु समास में क्वेश्चन कैसे आएंगे? त्रिकोण, नवरात्रि, ठीक है, त्रिकोण, नवरात्रि, चौराहा, पंचवटी, इस तरह के जो होते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि द्विगु समास में ये लिख दिया 5 नंबर आ गया तो हम पहचान लेंगे कि द्विगु समास है, नहीं। उसमें पूछेगा द्विगु समास में बताइए पंचवटी, पंचवटी कौन से समास का एग्जाम्पल है, ये पूछेगा। बताइए त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण कौन से समास का एग्जाम्पल है? त्रिकोण 3 कोणों का समय, ठीक है। नवरात्रि, नवरात्रि में बताइए कौन सा समास है, इस तरह से पूछ लेगा। नवरात्रि में बताइए कौन सा समास है? नवरात्रि मतलब 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ठीक है। तो ये इस तरह से संख्याएं देगा, नवरात्रि, त्रिकोण, पंचवटी। तो इसमें हमारा क्या होगा बच्चों? इनमें होगा हमारा द्विगु समास, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में। और इनमें हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास। अब देखिए शीतोष्ण, शीतोष्ण इन्होंने दे रखा है, तो शीतोष्ण में अगर पूछ ले कि शीतोष्ण में कौन सा समास है तो हम क्या रखेंगे? द्वंद्व समास। और ये हमारा क्या है? ये समस्त पद है हमारा। अगर इसको बोले कि शीतोष्ण का आप समास विग्रह कीजिए, तो आप कैसे करोगे शीतोष्ण का समास विग्रह? ये देखिए, शीतोष्ण का समास विग्रह आप करेंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण आ गया, ठीक है। तो शीतोष्ण क्या है? हमारा द्वंद्व समास है। और इसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे? शीत और उष्ण, ठीक है। इसका समास विग्रह हम ऐसे करेंगे, शीत और उष्ण। शीतोष्ण अगर पूछ ले तो इसका हमारे समास विग्रह इस तरह से करना होगा। तो मैंने आपको बताया कि वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन में कर सकता है, किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में। समस्त पद दे देगा, समास विग्रह पूछेगा, समास विग्रह दे देगा, समस्त पद पूछेगा, समस्त पद दे देगा, समास का नाम पूछेगा कि कौन सा समास है। तो इस तरह से बच्चों आपको पहचान आनी चाहिए। और मैंने बच्चों ये आपको सारे रूल बता दिए हैं द्वंद्व समास के, इसलिए बताए हैं बच्चों कि आप कहीं भी मार ना खाएं। किसी तरह का भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आपका उसे अच्छे से टिक करके आए और आप पूरे नंबर प्राप्त करें।
अब वैसे बच्चों मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो ये कुछ एकेडमिक वाले जो बच्चे होते हैं, 10th क्लास के, 6th 5th क्लास के, ये भी बच्चे अगर वीडियो मेरी देखते होंगे तो उनको क्या लगता होगा, उनको लगता होगा कि मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं, इतने सारे रूल पढ़ा रही हैं, हमारे को तो इतने सारे रूल मतलब पढ़ाए नहीं जाते। तो बच्चों वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं कि उनके सिलेबस में कम रूल होते हैं। पर अगर वो भी इस क्लास को मेरी को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कोई टफ लैंग्वेज में तो सारे रूल बताए नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको वो रूल लिखवाए हैं, और फिर उन रूलों को मैंने एक्सप्लेन भी करा है बोल के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने मुंह से एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं, मैंने लिखवाए हैं, ताकि आप मेरी बात को अगर भूल जाए मैंने क्या कहा है तो वो लिखा हुआ देख लें कि जो मैंने लिख बोला है वो लिखवाया भी है बोर्ड पे। तो इसलिए बच्चों अगर जितने अच्छे से आप क्लास ले लोगे वो आपके लिए फायदा है, बड़ी क्लासों में आपके काम आएगा और कंपटीशन एग्जामों में आपके लिए काम आएगा। क्योंकि बच्चों हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, क्योंकि हमको तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर सरकारी नौकरी पानी है तो कंपटीशन एग्जाम तो हमको देने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट तो बच्चों हमारा क्लियर होना चाहिए। तो एक दो रूल लिखवा के मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना चाहती कि बस मैंने समाज पढ़ा दिया और बस कुछ लॉजिक कुछ पॉइंट बता के मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया। समाज की जो क्लास है वो एक दिन में कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। तो बच्चों में धीरे धीरे मैं पूरी तरह से एक समाज को क्लियर कर रही हूँ, चाहे मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।